गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक आधुनिक तौर तरीकों से खेती करेंगे या फिर फसलों की उन्नत किस्मों का चयन करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार आप हासिल कर सकते हैं और बाजार में उसका मूल्य भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है हमारे आज के खेती किसानी सेगमेंट में खास आपके लिए, डालते हैं नजर। कृषि के क्षेत्र में किसान परंपरागत खेती को छोड़कर नए प्रयोगों को अपना रहे हैं, इसीलिए किसान अब बागवानी की तरफ रुख कर रहे हैं। राजस्थान जैसे प्रदेशों में किसान कम पानी में तैयार होने वाले पौधे और फसलें लगा रहे हैं। यहाँ के किसान बेर और अनार की बागवानी करके लाभ को कई गुना कर रहे हैं। ये दोनों फल यहाँ की जलवायु के हिसाब से काफी अनुकूल है। साथ ही दोनों में जलवायु की प्रतिकूल दशाएं सहन करने की क्षमता भी होती है। इसकी बागवानी वैसे तो सभी प्रकार की जलवायु में की जा सकती है, लेकिन अधिक उत्पादन और अच्छे आकार व गुण वाले फल उत्पादन के लिए शुष्क व गर्म जलवायु बेहतर है। किसान स्थान और जलवायु के हिसाब से ही उन्नत किस्मों का चुनाव करें। राजस्थान में लगाई जाने वाली अनार की किस्में जोधपुर रेड, सिंदूरी, मृदुला, जालोर सीडलेस, भगवा और सुपर भगवा। पौध तैयार करने के लिए बीज बुआई कर नर्सरी तैयार की जा सकती है। अनार में प्रवर्धन विधि से भी बाग तैयार किए जा सकते हैं। इसमें किसान इस बात का खास ध्यान रखे कि कलम के लिए ऐसी टहनियों का चयन करे जो करीब 1 वर्ष की पकी हुई हो। अनार के बाग लगाने के लिए मई माह में ही गड्ढे तैयार कर लेने चाहिए। रुपाई करने का सबसे अच्छा समय जुलाई अगस्त का होता है। इस दौरान जरूरी उर्वरक की मात्रा भी देनी चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए समय समय पर पौधे की काट छांट करते रहना चाहिए। इसके अलावा शुरू के 3 वर्षों में जब तक फल नहीं आते, उर्वरक को 3 बार जनवरी, जून और सितंबर माह में देना चाहिए। चौथे वर्ष में जब फल आने लगे तो 2 बार उर्वरक देना चाहिए। अनार की खेती बहुत ही लाभदायक है। इसे बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर लगाकर किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। किसान भाइयों ने विभिन्न प्रकार की किस्में बोई है, जिसके अंदर भगवा, अर्धी भगवा, ज्योति, मृदुला। इस प्रकार से अनार, जो कहावत है कि एक अनार 100 बीमार, क्योंकि अनार बहुत ही पौष्टिक फल है और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है और थोड़ी सी सावधानी और वैज्ञानिक तकनीक लगाकर अगर किसान भाई इसकी खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस प्रकार से जो किस्में हैं अर्धी भगवा, भगवा, ज्योति और मृदुला, ये किस्में यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यहाँ पर ये कृषि महाविद्यालय का अनुसंधान क्षेत्र है, जहाँ पर हमने भी अनार की किस्में बोई है, जो कि बहुत ही 3 साल के अंदर फल देती है। इसी तरह बेर के पौधे लगाने की तैयारी भी मई जून माह में कर लेनी चाहिए। इसकी भी स्थान के हिसाब से किस्मों का चुनाव करना चाहिए, जैसे अगेती किस्में गोला, काजरी गोला, मध्यम किस्में सेव, कैथली, छुहारा, दंडन, सेन्यूर 5, मुंडिया, गोमा कीर्ति। पछेती किस्में उमरान, काठा और टिकड़ी। बेर की जो खेती है बहुत कम पानी के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जो बेर का जो बगीचा है उसके अंदर हमारे विभिन्न प्रकार की यहाँ किस्में हैं, जिसके अंदर गोला, सेव, उमरान, थार सेविका, थार भुभुराज। इसके अलावा यहाँ से जो हमारा जो आसलपुर फार्म है वहाँ पर लगभग 40 से अधिक जर्मप्लाज्म है। किसान भाइयों, ये जो बेर की खेती है वो इसलिए बहुत ही उपयोगी है जहाँ पर कम पानी है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लोरिंग होती है या
फूल आते हैं वो सितंबर अक्टूबर में आते हैं। तो उस समय तक जो बरसात से नमी प्राप्त रहती है वो नमी ज़मीन में उपलब्ध रहती है। उसके साथ में फिर इसके अंदर जो फलन चालू होता है तो लगभग 15 दिसंबर में, जो कि गोला वैरायटी है, जल्दी पकने वाली वैरायटी है, 15 दिसंबर के आसपास इसके अंदर फल लगना चालू हो जाते हैं। इसके बाद में जो मध्यम किस्म है वो सेब है, तो सेब लगभग 15 जनवरी के आसपास पकने लग जाती है। इसके बाद में उमरान है जो लेट किस्म है। इसके अलावा अन्य किस्में और जर्मप्लाज्मी है। तो बेर की खेती के लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ किसान भाइयों, इसके लिए हमें जो बेर के अंदर जब भी फ्लावरिंग होती है या जो फूल आते हैं उस समय के अंदर जो फल मक्खी अंडा देती है, तो उसके लिए हमें डाइमेथोएट का स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि बेर के अंदर जो फल मक्खी अपना जो अंडे नहीं दे सके, बेर जो हम बोलते हैं कि वो अंदर से पंचर हो जाता है या फ्रूट फ्लाई से या फल मक्खी से अफेक्ट हो जाता था, वो नहीं होता। साथ ही साथ किसान भाइयों, इस बेर की विशेषता यह है कि लगभग मार्च तक पूरा इसमें के अंदर जितने भी फल है वो पक जाते हैं। इसके बाद में अप्रैल और मई के अंदर हम इसकी जो प्रूनिंग है, कृंतनकारी है, यानी उन शाखाओं को, जो पतली शाखाएं हैं उनको हम आरी के द्वारा काट देते हैं, क्योंकि बेर के अंदर जो नई जो शाखाएं उगती है उसी के अंदर इसके अंदर जो फूल आते हैं और फलन लगते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों, बेर का जो बगीचा है उसके अंदर हम जो 20 बाई 20 फीट पे अगर 6 बाई 6 मीटर की दूरी पे हम बगीचा लगाते हैं तो प्रारंभिक अवस्था के अंदर हम अंतरा सस्य के द्वारा विभिन्न प्रकार की फसलें ले सकते हैं। अच्छा, बेर है तो बेर विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन के लिए बहुत ही उपयोगी फल है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, बेर से हमें जो कि इसके पल्प से हम जैम भी बनाया जा सकता है। पहली बारिश के साथ जुलाई माह में ही पौधों की रुपाई करनी चाहिए। बारिश न होने की स्थिति में 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। बेर में कटाई छटाई का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुरू के वर्षों में मूल वृंत से निकलने वाली शाखाओं को समय समय पर काटते रहे। कटाई छटाई करने का सबसे बेहतर समय मई का महीना होता है। इसके अलावा पौधों को रोगों और कीटों से बचाने के लिए उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने इस सेगमेंट के जरिए हम पशुपालन से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं जिससे कि पशुपालन करने में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। पशुपालन करते वक्त कौन कौन सी ऐसी मुख्य सावधानियां हैं जिनको बरतने की आवश्यकता है और कैसे आप अब बदलते मौसम में अपने पशुओं का रखरखाव कर सकते हैं, ये तमाम बातें हम आपको इस सेगमेंट के जरिए बताते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे आज के हमारा पशुधन सेगमेंट में क्या खास है आपके लिए।
स्वस्थ शरीर में प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति के लिए अंडे और मांस शामिल किया जाता है। इसकी पूर्ति के लिए बत्तख पालन अच्छा विकल्प है। इसे शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आसपास पानी के स्रोत का होना है, जहां बत्तख आसानी से प्रजनन कर अंडे दे सके और विचरण कर सके। इसके लिए कृत्रिम तालाब बनाकर भी बत्तख पालन किया जा सकता है। बत्तख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। आमतौर पर उन्नत नस्ल की बत्तख एक साल में 300 से ज्यादा अंडे देती है। अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बत्तख के मांस से मुनाफा भी ज्यादा होता है। इस तरह देखा जाए तो बत्तख पालन घाटे का सौदा नहीं है। बत्तखों में रोगों से लड़ने की क्षमता मुर्गियों की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन उनके रहने की जगह पर गंदगी, गंदा दाना पानी, दूसरे जीवों से नजदीकी व गीला कूड़ा कई बार बीमारी फैलाने की बड़ी वजह बन जाते हैं। इसीलिए कुछ सावधानियां अपनानी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आवास का फर्श सूखा व साफ रखें। बत्तखों के चूजे हमेशा रोग रहित व अच्छी नर्सरी से ले। बीमार बत्तखों को तुरंत अलग कर दे। मृत बत्तखों को जला दे या कहीं दूर ले जाकर दबा दे। चिकित्सक से सलाह लेकर जरूरी टीके लगवाएं। इस व्यवसाय में नुकसान को कम करने के लिए चूजों पर खास ध्यान दें। यदि चूजों की संख्या में कमी होती है तो उसका सीधा असर व्यवसाय पर पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि कृत्रिम गर्मी से 15 दिनों तक सेए गए चूजों को पालने में सावधानी बरते। मसलन चूजों को टीन गार्ड के घेरे में रखें। अंडों से निकले चूजों को फर्श पर रखने से पहले चटाई जरूर बिछा दे। 5 से 6 हफ्तों तक हर 2 से 3 दिनों में चटाई को धूप में सुखाएं। चूजों को रोज दिन में 3 से 4 बार साफ पानी पिलाएं। चूजों को बारीक दाना दे। 1 महीने बाद चूजों को तालाब में छोड़े, लेकिन शिकारी पशु पक्षियों से उनकी रक्षा करे। 4 महीने की उम्र में नर व मादा की पहचान हो जाती है। आहार पर ध्यान दिया जाए तो बत्तखें 5 माह बाद अंडे देने लगती है। इस समय बत्तख के आहार में जरूरी पोषक तत्व शामिल करें। आजकल किसान समन्वित बत्तख पालन में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। इसमें बत्तख के साथ साथ मछली पालन कर आय को बढ़ाया जा सकता है। इस तकनीक को इंटीग्रेटेड तकनीक कहते हैं। इसके लिए तालाब ऐसे स्थान में बनाना चाहिए जहां साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। बत्तखों के लिए बनने वाला बाड़ा तालाब के ऊपर बनाए। इससे बत्तखों द्वारा गिराया गया भोजन तालाब में जाएगा, जिसका उपयोग मछलियों द्वारा किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर के तालाब में 500 से 600 बत्तख पाली जा सकती है। इसके अलावा धान के साथ समेकित कृषि के साथ भी बत्तख पालन किया जा सकता है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। जुलाई माह का पशु कैलेंडर 2021। जुलाई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है, अतः पशु परिसर को सूखा एवं साफ रखना चाहिए तथा गर्मी एवं नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाना चाहिए। खुरपका मुहपका यानी FMD, गला घोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार या कृष्णजंघा यानी BQ, इंटेरोटॉक्सीमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए गए हों तो अब अवश्य लगवा दें। इस माह में भैंसों का ब्यान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात की सुरक्षा हेतु पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को 1.3 से 2 इंच पर धागे से बांधकर एवं नए ब्लेड से काटकर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए। चारे के लिए मक्का की दूसरी फसल बोने का उचित समय है। बीज मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ।
बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने कड़ी मेहनत और परिश्रम करके आज ये मुकाम हासिल किया है और दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल बने हैं। हम उम्मीद करेंगे कि उनकी कामयाबी की ये कहानी देख आपको भी ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। तो फिर आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की ये दास्तां उन्हीं की मुँह ज़ुबानी। हर समस्या के पीछे उसका समाधान छिपा है। राजस्थान में फैली विषमताओं के बीच यहाँ के किसान सफलता की कहानी लिख रहे हैं, जिसमें उनकी मेहनत के अलावा प्रकृति से उनका तालमेल है। किसान ऐसी फसलों का उत्पादन ले रहे हैं जो यहाँ की समस्याओं का डटकर सामना करती हैं। सीकर राजस्थान के किसान नेमी चंद शर्मा राजस्थान की मिट्टी के हिसाब से फसलें उगाना सीख रहे हैं। हालांकि पहले वे भी पारंपरिक फसलें ही उगाया करते थे, लेकिन राजस्थान में पानी की कमी और मौसम की मार के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन खेती की बदलती तकनीकों को अपनाने के बाद वे कम पानी में भी अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। आज उनके खेतों में किन्नू, संतरा, नींबू, थाई एप्पल, सहजन और दलहनी फसलें लगी हुई हैं। और यहाँ मौसम है वो भी परेशान करता है, -5 तक चले जाता है और प्लस में 48 तक पहुँच जाता है। पानी की भी समस्या है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 2000 से ऊपर है ppm, जो आज एक बहुत बड़ी समस्या है। और पानी इतना मिल रहा है जितना ये ड्रिप से चलता है काम, जबकि सोलर का कनेक्शन लगा रखा है, इलेक्ट्रिक का भी मेरा कनेक्शन नहीं है, उससे मैं पानी दे करके इन पौधों को पाल रहा हूँ। जबकि आज हमारे किसान भाई हैं वो अंधाधुंध पानी खर्च कर रहे हैं, वह सबसे बड़ी समस्या है जो जागरूकता के कारण ही ये है। बजाज ट्रस्ट वालों ने हमें बहुत अच्छी मदद दी, हमें गाइड किया, रास्ता दिखाया, जिसके कारण ये किया। थाई एप्पल है, ये थोड़ा मौसम यहाँ परेशान ज़रूर करता है, लेकिन किसी साल ये अच्छे फ़ायदे की बन जाती है तो किसी साल ऐसे रह जाते हैं। तब इन्होंने बताया कि किन्नू की खेती करो, तो किन्नू की खेती में पानी भी कमती लगता है, दूसरी ऊपर से मौसम भी ज़्यादा परेशान नहीं करता। -5 वाला मौसम बहुत बेकार मौसम होता है जिससे पत्ते जल जाते हैं। अच्छी फ्रूटिंग है। इस साल मैंने 1.5 लाख के करीबन एकड़ में पैसा कमाया है। ये 4 एकड़ के लगभग की पूरी ज़मीन इसमें किन्नू लगा रखे हैं, बाकी दूसरी 5 एकड़ में लगा रखे हैं थाई एप्पल, जो मेरे लिए तो एक अच्छी किस्म की खेती है। दूसरी बीच में ये मूंग जो छोटी जाति होती है, इसके कारण बड़े पेड़ों पर परेशानी नहीं आती। बाजरा लगाएं तो ये वो थोड़ा ऊंचा चला जाता है, इसके कारण बाजरे को महत्व नहीं देते। बाजरे की आजकल खाने पीने की भी इतनी नहीं है, जो पशु आहार के रूप में ही काम में आता है। जो हमारे यहाँ तो ये जो किन्नू नीचे गिर जाते हैं, जैसे एक फल 2-2 किलो 5-5 किलो, तो भी इनकी अच्छी डिमांड है। ये गायों को खिला देते हैं, कैल्शियम देने की समस्या नहीं आती, वो भी एक अच्छी बात है। जो बाज़ार से आप कैल्शियम लेकर के आते हैं 5 लीटर की, 1000 रुपया का खर्चा हो जाता है,
जबकि ये जो सड़ा हुआ किन्नू है जिसमें थोड़ा एक डंक लग जाता है, जैसे अपना खुद का कांटा लग जाता है, तो ये किन्नू मार्केट में तो बिकेगा नहीं, तो ये अपनी गायों को खिला देते हैं। नेमी चंद जी ने यहाँ की सबसे बड़ी समस्या के समाधान के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रखा है, जिससे वर्षा जल को संरक्षित किया जा सके। साथ ही वे ड्रिप सिंचाई विधि का इस्तेमाल करते हैं, पानी की बर्बादी रोकी जा सके और कम पानी में ही अच्छी पैदावार ली जा सके। इसके साथ ही वे पशुपालन भी करते हैं, जिससे दूध उत्पादन तो हो ही रहा है, साथ ही गाय के गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद बनाई जा सकती है। वे बताते हैं कि उनके द्वारा उगाई जैविक फसलों को लोग हाथों हाथ लेते हैं। फसल की गुणवत्ता उन्हें बाजार में परेशान नहीं होने देती, बल्कि खेत में ही फसल का सौदा हो जाता है। इन बड़े पेड़ों में जो दलहन की खेती है वो अच्छी होती है, जो नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा दलहन के भाव भी ज़्यादा हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, और हमें खाने में भी प्रकृति का मिल जाता है, और ऊपर से पानी की भी बहुत कमती खपत होती है। जो वाटर सेट जो बना रखा है, पीने के लिए पानी भी उसी से काम में लेते हैं। एक हमें अच्छा रास्ता बताया है, ये बरसात का पानी है, वो हमारे यहाँ जब बरसात होती है तो साल में 2 महीने से ज़्यादा बरसात नहीं होती, 10 महीने ऐसे ही पड़ा रहता है। इसके कारण पानी की सबसे बड़ी समस्या है। इन पेड़ों में ही करें तो अच्छा है। ये जो पारंपरिक खेती है इसमें पानी भी ज़्यादा लगता है, ऊपर से भाव भी नहीं है, वो ताकना पड़ता है। जबकि किन्नू है, ये खेती सबसे अच्छी लग रही है मेरे को। 40 रुपये किलो के लगभग ये भाव जाते हैं। सभी को पता चल गया कि ये नेचुरल खेती है, तो खेत में ही लेने के लिए ग्राहक आ जाते हैं, ये भी अच्छी बात है। मंडी में हमें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता, ये भी है। नेमी चंद जैसे किसान खेती में नई तकनीकों को शामिल कर न सिर्फ अपनी तकदीर बदल रहे हैं, बल्कि उनके जैसे किसान मिलकर राजस्थान की तकदीर बदलने में लगे हुए हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखी कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन अगर आप हमारे कार्यक्रम का पहले का प्रसारण भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप गाँव किसान टाइप कीजिए और वहाँ पर हमारे पहले के कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करेंगे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियाँ आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।